वहाँ घास इतनी ऊंची थी कि अच्छे कद के एक आदमी की कमर तक पहुंच जाती थी। झाड़ियां भी बहुत ज्यादा थीं और झुके झुके दरख्तों की भी बहुतायत थी। मेरे साथी फैल गए और मैं सीधा चलता रहा। अब हम सब दबे पांव आगे बढ़ रहे थे और हर कदम फूंक फूंक कर रखते थे। मैंने बाएं तरफ देखा, एक टीकरी नजर आई जो आम जमीन से थोड़ी सी ऊंची थी। मैं झुक कर चलता उस टीकरी पर चला गया और एक दरख्त के पीछे छुपकर उधर देखा जिधर हमारे एक साथी ने शेर का सर देखा था। ये वही जगह थी जहां से हमने औरत की लाश उठाई थी। मुझे शेर नजर नहीं आ रहा था, अलबत्ता 2 भेड़िए नजर आए जो एक तरफ से उधर जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद 3 और भेड़िए उधर से ही आते दिखाई दिए और वो तीनों पहले 2 भेड़ियों से जा मिले। वहां झाड़ियां ज्यादा भी थीं और घनी भी थीं, इसलिए नजर नहीं आता था कि शेर वहां है या नहीं। 5 भेड़िए रुक गए और फिर सर नीचे करके बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। वो जूं जूं आगे होते जाते थे, ऊंची घास और झाड़ियों में छुपते जाते थे। अचानक ही शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही शेर का सर और पीठ नजर आए। वो भेड़ियों को भगाने के लिए उनकी तरफ दौड़ा था। 5 भेड़िए पीछे हटे और जरा ही देर के बाद शेर एक पहलू से मेरे सामने आ गया। फासला तकरीबन 100 गज का था। राइफल वहां तक पूरी तरह मार कर सकती थी। भेड़िए पीछे हटकर रुक गए और शेर उनसे थोड़ी दूर रुककर गुर्राने लगा। मैं समझ गया था कि शेर ने लड़के की लाश यहीं रखी है और उसे खा रहा होगा कि इतने में भेड़िए आ गए। मैंने राइफल कंधे से लगाई और दरख्त का सहारा लेकर शेर को शिस्त में लिया और ट्रिगर दबा दिया। धमाका हुआ और इसके साथ ही शेर थोड़ा सा ऊपर को उछला, गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। शेर शायद ये समझकर भेड़ियों की तरफ दौड़ा कि उन्होंने उसे गोली मारी है। भेड़िए पीछे को दौड़े, शेर पीछे को मुड़ा और बड़ी जोर से गुर्राया। मैंने उसे एक बार फिर शिस्त में लिया और फिर गोली चला दी। वो पहले की तरह उछला और गिर पड़ा। अब वो मुझे नजर नहीं आता था क्योंकि घास और झाड़ियों ने उसे छुपा लिया था। मेरे साथी झुके हुए चलते मेरे पास आए। मैंने उन्हें बताया कि शेर को मार लिया है, लेकिन ये यकीन नहीं कि वो मर चुका है। उसकी आवाज नहीं आ रही थी, उसे गुस्से से गुर्राना चाहिए था। हमने ये इरादा किया कि 1 या 2 आदमी छुप छुप कर आगे जाएं और देखें कि शेर वहां मौजूद भी है या नहीं, और अगर मौजूद है तो मरा हुआ है या जिंदा है। मैंने वहां तक पहुंचने का एक महफूज रास्ता देख लिया। मैं टीकरी के दूसरी तरफ उतरा और उस तरफ चल पड़ा। तलवारों वाले 2 आदमी मेरे साथ हो गए। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते टीकरी की ओट में वहां तक पहुंच गए। वहां से सीधे होकर एक दरख्त की ओट में से देखा, शेर सामने पड़ा था। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसका खून बहता साफ नजर आ रहा था। मैं राइफल आगे करके टीकरी पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतरा। दोनों आदमी मेरे साथ चल रहे थे। उन्होंने तलवारें तान रखी थी। एक आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने एक पत्थर उठाया और शेर की तरफ फेंका। शेर दूर नहीं था, पत्थर उसके पेट पर लगा। शेर ने फिर भी कोई हरकत ना की। हम तीनों दौड़कर करीब पहुंचे और शेर को देखा। मैंने राइफल की नाली उसकी तरफ कर रखी थी। मैंने उसके सर पर संगीन चबोई, वो फिर भी ना हिला। हमने फातिहाना नारे बुलंद किए। मैंने देखा कि मेरी दोनों गोलियां शेर के पहलू में लगी थी और सीने में से गुजरी थी। एक आदमी आगे चला गया और उसने आवाज देकर बताया कि लड़के की लाश यहाँ पड़ी हुई है। मैंने जाकर देखा, 13-14 साल का बच्चा खून में डूबा पड़ा था। शेर ने उसे खाना शुरू कर दिया था। उसका सीना खाया हुआ था और पसलियां नजर आ रही थी। मैंने एक आदमी को बस्ती की तरफ इस काम के लिए दौड़ाया कि वो कुछ आदमियों को ले आए जो लड़के की लाश और मरे हुए शेर को उठाकर ले चले। ये शेर का दूसरा शिकार था। लड़के की लाश जब बस्ती पहुंची तो औरतों ने चीख चीख कर और अपने सीनों पर हाथ मार मार कर मातम किया। सब ने मरा हुआ शेर देखा। देखने वालों में वो मोहम्मद बर्मी भी था जिसने मुझे शेर को मारने का सही तरीका बताया था। उसने आगे बढ़कर शेर के चारों पंजे देखे, फिर उसके होंठ ऊपर नीचे करके उसके दांत देखे। इसने तो औरतों और बच्चों को ही खाना था, उस मोहम्मद बर्मी ने कहा। यह मालूम नहीं कहां से इधर आ निकला है। इसके पंजे बुढ़ापे की वजह से इतने घिस गए हैं कि ये अब हिरन और दूसरे तेज दौड़ने वाले शिकार को पकड़ नहीं सकता। इसके दांत भी कमजोर हो गए हैं। इसके लिए अब आसान शिकार इंसान ही था। ऐसे ही शेर आदमखोर बन जाया करते हैं। हर शेर ऐसा नहीं होता। ये मारा गया है तो समझो हमारी बस्ती महफूज हो गई। मैं चला तो किसी और मंजिल की तरफ था, लेकिन ऐसे माहौल में या ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां सिर्फ हादसात की या अजीबो गरीब वाक़यात की ही तवक्को रखी जा सकती थी। बात आगे चलाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि शेर के मरने के बाद लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया था। मेरे भेजे हुए आदमियों ने जब बस्ती में जाकर इतला दी कि मैंने शेर को मार दिया है तो बस्ती की सारी आबादी उठ दौड़ी और मरे हुए शेर को देखने के लिए लोगों ने जो धक्कम पेल की वो बड़ी ही दिलचस्प थी। सब लोग बहुत खुश थे कि एक बहुत बड़ा खतरा खत्म हो गया। जो लोग शेर को देख लेते थे वो वहां से हटकर मुझे हैरानगी की नजरों से देखते थे कि मैंने शेर मारा है। मेरी बहादुरी तो अब मुसद्दका और मुसल्लमा हो चुकी थी। लोग शेर को घसीट कर बस्ती में ले आए। 3-4 आदमियों ने मिलकर शेर की खाल उतारी। मैं अपने झोंपड़े में चला गया।
रात को मुझे बताया गया कि बहुत से लोगों ने शेर को बकरे की तरह काट काट कर उसका गोश्त आपस में तकसीम कर लिया था। मेरा ख्याल था कि शेर का गोश्त सिर्फ गैर मुस्लिमों ने ही खाया होगा, लेकिन पता चला कि बाज़ मुसलमानों ने भी ये हराम गोश्त खा लिया था। ये गोश्त तो किसी के लिए भी जायज़ नहीं था। मैंने कहा, किसी भी मज़हब में दरिंदे का गोश्त खाना जायज़ नहीं समझा जाता। तुम्हें शायद मालूम नहीं, पास बैठे हुए एक बूढ़े बर्मी ने कहा, अगर अपने हाथों मारे हुए शेर का गोश्त खा लिया जाए तो खाने वाले में शेर जैसी ताकत पैदा हो जाती है और दिल से डर निकल जाता है। मैंने सोचा कि इस जंगल में और इस किस्म की ज़िंदगी में जैसी ये लोग गुजार रही हैं, सब कुछ ही जायज़ है। वांग अक्लमंद आदमी था। अगर वो इतना अक्लमंद नहीं था जितना मैं समझता था, तो उसकी यही खूबी मेरे लिए काफ़ी थी कि वो मेरा मुखलिस दोस्त था और उससे ऐसा कोई ख़तरा नहीं था कि वो मुझे कभी धोखा देगा। उसके 4-5 साथी भी उसी जैसे थे। मैंने उन्हें कई बार कहा था कि मुझे दरिया पार करवा दें और मंजिल तक पहुंचा दें। मैंने उन्हें बताया था कि मैं जापानियों तक पहुंचकर इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर में जाना चाहता हूं। हर बार वांग और उसके साथियों ने मेरी हौसला शिकनी की थी। वो कहते थे कि हो सकता है कि जापानियों ने एक जाल बिछाया हो और वो हिंदुस्तान के फौजियों को उस जाल में फांस कर उन्हें जंगी कैदी बना लेते हों। इसके अलावा ये लोग कहते थे कि औरतों के मामले में जापानी ठीक नहीं और इस किस्म की कौम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शेर को मारने के 2-3 दिन के बाद मैंने वांग से फिर कहा कि मुझे वो कोई गाइड नहीं दे सकता तो रास्ता ही बता दे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक बात पर गौर करें साहब, वांग ने कहा, आपको मालूम है कि कल उस कस्बे में मैं गया था जहां से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाते हैं। वहां मैंने ये खबर फैली सुनी है कि जापानी बर्मा से भाग रही हैं। वो जो खुद भाग रही हैं वो हिंदुस्तानियों की क्या मदद करेंगे। अब आप जापानियों पर इतना एतबार ना करें साहब। अगर आपने जाना ही है तो कुछ दिन और इंतज़ार करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जापानियों के साथ जा मिलें और उन्हें शिकस्त हो जाए, फिर आप भी पकड़े जाएंगे तो अंग्रेज़ वहीं आपको गोली मार देंगे। मैंने वांग की इस बात को रद्द न किया। उस अंग्रेज़ पायलट ने भी, जिसे मैंने मरवा दिया था, मुझे यही बताया था कि जापानी पीछे हट रही हैं और आधा बर्मा आज़ाद करवा लिया गया है। मैंने इस मसले पर बहुत गौर किया। मेरी पोजीशन मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी। जापानी पसपा हो रहे थे या एडवांस कर रहे थे। मेरी पोजीशन ये थी कि मैं पकड़ा जाता तो फ़ौरन मुझे पीछे भेज दिया जाता और मेरा कोर्ट मार्शल होता। अगर सज़ाए मौत ना मिलती तो 5-6 साल की सज़ाए कैद ज़रूर मिल जाती। ये ख्याल भी आया कि हो सकता है कि जापानी पीछे हटकर इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिला लें और फिर दोबारा से हमला करें। मुझे अभी मालूम नहीं था कि INA में हिंदुस्तानियों की कितनी कुछ नफरी इकट्ठी हो गई है। बर्मा फ्रंट पर आने से पहले हमें यह पता चल गया था कि जापानियों ने सिंगापुर, मलाया और सुमाट्रा वगैरह में अंग्रेज़ों की जितनी फ़ौज थी उससे हथियार डलवा लिए थे। उस फौज में हिंदुस्तानियों की नफरी भी बेशुमार थी। अगर ये सारी नफरी जापानियों ने INA में शामिल कर ली थी तो फिर वो दोबारा बर्मा पर ज़ोरदार हमला कर सकते थे। मेरे सामने ऐसा मसला आ पड़ा था जिसका मुझे कोई हल नज़र नहीं आता था। मुझे अपना अंजाम भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। सज़ा से बचने की सिर्फ एक सूरत मेरे सामने आती थी, अंग्रेज़ बर्मा पर दोबारा काबिज हो जाते। तो मैंने इस सूरत को सामने रख कर सोचा कि मैं सारे कपड़े उतार कर या सिर्फ पतलून पहन कर इंडियन आर्मी की किसी यूनिट में जा पहुंचूंगा और कहूँगा कि मुझे जापानियों ने जंगी कैदी बना लिया था और मैं वहाँ से फ़रार हो गया था और रास्ते मालूम ना होने की वजह से जंगलों में भटकता फिरता रहा हूँ। सोच सोच कर मैंने ये फ़ैसला किया कि अभी मैं इन लोगों के साथ ही रहूं, फिर देखें कि आगे क्या करना है। मैंने वांग से कहा कि वो 3-4 रोज़ कस्बे में जाया करे और जंग की ताज़ा बताज़ा खबरें लाया करे। मैंने इस सफ़रनामे में पहले जापानियों के मुतल्लिक ये बताया है कि जापान ने जंग से बहुत पहले सिंगापुर, बर्मा और तमाम इलाकों में जो आजकल इंडोनेशिया कहलाते हैं जासूसों का जाल बिछा दिया था। हिंदुस्तान में भी जापान के जासूस मौजूद थे। मैं ये तफसीलात आपको सुना चुका हूँ। अब मैं आपको ये सुनाना ज़रूरी समझता हूँ कि जापानी किस कदर बहादुर लोग थे और उनमें जाने कुर्बान करने का जज्बा किस कदर शदीद था। ये सारी बातें मुझे जंग के बहुत बाद जाकर मालूम हुई थी। मुझे ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जापानियों की बहादुरी और कौमी जज्बे की कहानियाँ मशहूर हुई थीं। जापानियों के दुश्मनों, जिनमें बरतानिया, अमेरिका और दूसरे तमाम यूरोपीय ममालिक थे, उन्होंने अपने अखबारों और रिसालों में जापानियों के जज्बा इसार के वाक़यात और दास्तानें शाया की थीं और खराजे तहसीन भी पेश किया था। मैं ये सारी बातें पहले ही सुना देता हूँ ताकि इनके पेश नज़र आप मेरा सफ़रनामा सुने। जापानियों के उन जज्बे की तफसीलात मैं अपने पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर सुनाना चाहता हूँ। ये जज्बा मुसलमानों में हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तानियों ने मालूम नहीं इस जज्बे को कहाँ फेंक दिया। आज शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तानी हुक्मरान और अवाम इस जज्बे को आज सरे नो जिंदा करें, वरना हिंदू जैसा बुज़दिल और अय्यार दुश्मन हमारा नामो निशान मिटा देगा। जापानी सरेंडर यानी हथियार डालने के तस्वुर से ही नाआशना थे।
मैंने जंग के बाद अब तक ऐसी बेशुमार किताबें पढ़ी हैं जिनमें जापानियों के तरीक़ाए जंग की तफसीलात छपी हैं। जापानी फ़ौज बर्मा से इस ख्याल से पीछे हटती चली गई कि उन्हें कुमक मिल जाएगी और वो अज़-सर-ए-नौ तंजीम और तरतीब में आकर फिर हमला करेंगे। बर्मा से आगे उन्होंने बेशुमार इलाके फ़तह कर रखे थे। उन्हें कहीं से भी कुमक सप्लाई और हर तरह की मदद मिल सकती थी। बाज़ जंगी मुबस्सिरों ने लिखा है कि जापानियों ने दानिस्ता बर्मा से पसपाई इख्तियार की थी ताकि अंग्रेज़ और आगे आ जाएं और फिर उनके साथ हिसाब किताब बराबर किया जाए। लेकिन अब जापानियों को मदद नहीं मिल सकती थी। इसकी वजह यह थी कि जापान की फ़ौज अपने मुल्क से बहुत दूर आ पहुंची थी। नक्शे पर देखें कि जापान कहाँ है और बर्मा और हिंदुस्तान कितनी दूर हैं। ये बहरुल काहिल है जिसमें इतने ज़्यादा जजीरे हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं। उनमें बाज़ जजीरे तो बहुत छोटे से हैं, उनमें कोई आबादी उस वक्त तक तो नहीं थी, ना ही मेरा ख्याल है कि आज है। और कुछ जजीरे बहुत ही बड़े हैं जिनमें फ़िलिपाइन एक मुल्क की हैसियत रखता है। उससे कम बड़े जजीरों का भी कोई हिसाब किताब नहीं। बड़े जजीरों में आबादी उस वक्त भी थी और आज भी है। जापानियों ने उन तमाम जजीरों पर कब्जा कर लिया था और फिर वो सिंगापुर, मलाया और बर्मा तक पहुंचे थे। जापानी फ़ौज और नेवी अचानक हमला आवर हुई थी और समुद्री तूफान की तरह आईं और सारे बहरुल काहिल पर छा गईं। उन्होंने कोरिया और चीन के खासे इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। जापानियों के पास फ़ौज बहुत थी, एयरफोर्स भी कुछ कम ना थी और उसकी नेवी इतनी मजबूत और ताकतवर थी कि उसमें तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी थे। ये सारी जंगी कुवत बड़ी हैबतनाक जंगी कुवत थी। लेकिन जापान की हाई कमांड और जापान के बादशाह हिरोहितो ने यह सोचा ही नहीं कि उन्होंने महाज को या दूसरे लफ्ज़ों में मैदान जंग को इतना ज़्यादा फैला दिया है कि हर जगह तक वो सप्लाई और कुमक नहीं पहुंचा सकेंगे। आला जापानी कमांडरों ने यह भी ना सोचा कि उनका मुकाबला अंग्रेज़ों से है जिनकी बादशाही बिला मुबालगा आधी दुनिया पर फैली है। अंग्रेज़ों के पास एक तो अपनी फ़ौज थी, इसके साथ हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऐसे कई ममालिक की फ़ौजें भी थीं। इसके अलावा अमेरिका अंग्रेज़ों का इत्तेहादी था। अमेरिका के पास ज़राए और वसाइल बहुत ज़्यादा थे। अमेरिका की जंगी ताकत अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा थी। मैं जंग की तफसीलात सुनाकर आपको बोर नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जापान ने महाज इतना ज़्यादा फैलाकर अपने लिए ऐसे मसाइल पैदा कर लिए थे जिनका कोई हल उनके पास नहीं था। ये इसी का नतीजा था कि जापानी फ़ौजों की पसपाई शुरू हो गई थी। अमेरिका की बहरी और फ़िज़ाई ताकत का ही कोई हिसाब न था। अमेरिका और बरतानिया की बहरी फ़ौजों ने मिलकर जापानियों को बर्मा से पसपा कर दिया। फिर उन्हें जावा, सुमाट्रा, मलाया और सिंगापुर से भी निकाल दिया। वहाँ यानी उन जजीरों पर हवाई जहाज़ों से और बहरी जहाज़ों से भी आग बरसाई गई थी। जापानी बहरुल काहिल के हज़ार छोटे बड़े जजीरों पर काबिज थे। एक एक बड़े जजीरे पर हमले किए गए ताकि जापानियों को हर जजीरे में ख़त्म किया जाए। यहाँ से जापानियों की हैरान कुन बहादुरी और जाने कुर्बान करने का जज्बा सामने आया। मैं सिर्फ ये वाक़यात मुख्तसरन पेश करूँगा। मैंने पहले बताया है कि जापानियों के यहाँ हथियार डालने का कोई तसव्वुर नहीं था। जापानियों का जज्बा ये भी था कि कोई जापानी जंगी कैदी नहीं बनता था। जंगी कैदी बनने के बजाय जापानी खुदकुशी कर लेते थे। उस खुदकुशी को जापानी ज़बान में हारा कैरी कहा जाता था और जापानी बड़े फ़ख्र से खुदकुशी किया करते थे। खुदकुशी से पहले हर जापानी नारा लगाता था शहनशाह जापान के नाम पर। खुदकुशी को जापानी मजहबी फरीज़ा समझते थे। टैंक का मुकाबला टैंक ही कर सकता है या टैंक शिकन तोप का गोला असर करता है। टैंकों को रोकने का एक तरीका टैंक शिकन बारूदी सुरंग भी है। ये बारूदी सुरंगें टैंकों के रास्ते में पहले ही थोड़े थोड़े फासले पर बिछा दी जाती हैं। उन्हें ज़मीन में छुपा कर रखा जाता है। जब कोई टैंक उस सुरंग के ऊपर से गुजरता है तो बारूदी सुरंग उसके वजन से फट जाती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि टैंक को तबाह कर देती है। ऐसे वाक़यात जंग के बाद फ़ौजियों ने भी सुनाए थे और मैंने अंग्रेज़ों की 2 किताबों में भी ये वाक़यात पढ़े थे कि अचानक टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ आ गईं। जापानियों को कबल अज़ वक्त पता न चल सका। वो दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने मोर्चों से निकल कर नहीं आ सकते थे कि बारूदी सुरंगें बिछा सकें। बारूदी सुरंगें बिछाने का वक्त ही नहीं रहा था। जापानी सिपाहियों ने यह तरीका इख्तियार किया कि एक एक बारूदी सुरंग हाथ में ले ली और पेट के बल रेंगते हुए किसी न किसी ओट के पीछे छुपते हुए टैंकों के रास्ते में आ गए। एक एक सिपाही एक एक टैंक के करीब हो गया। जो ही टैंक करीब आया, जापानी सिपाही ने सुरंग उसके पटे के आगे रख दी। टैंक सुरंग के धमाके का शिकार हो गए और उसके आगे सुरंग रखने वाले जापानी के जिस्म के भी परखच्चे उड़ गए। अमरीकी फौजियों ने बहरुल काहिल के उन बड़े बड़े जजीरों पर हमला किया जिन पर जापानी फौज काबिज थी। हर जजीरे पर यह मुजाहिरा देखने में आया कि जापानी हार गए लेकिन पसपा नहीं हुए। उनका जानी नुकसान तो बेशुमार हुआ। अमरीकी फौज ने ऐलानात किए कि हथियार डाल दो, लेकिन जापानियों ने हथियार न डाले। इसके बजाय उन्होंने अपने आप को गोलियां मारनी शुरू कर दी या राइफलों से संगीनें उतार कर अपने दिलों में उतार ली। मैंने एक अंग्रेज़ी किताब में यह वाक़यात पढ़े थे।
यह किताब एक अमरीकी सहाफ़ी ने लिखी थी। वो अपनी फ़ौज के साथ महाज पर गया था। उसने लिखा कि जब एक जजीरे में जापानी फौजियों ने हथियार डालने के बजाय खुदकुशी करनी शुरू कर दी तो एक जापानी सिपाही को देखा। वो अपने मोर्चे से बाहर निकल आया। अमरीकी समझे कि वो हथियार डालकर उनकी तरफ आएगा, लेकिन उस जापानी ने यूं किया कि एक ग्रेनेड हाथ में लिया, उसकी पिन निकाली, अपनी स्टील हेलमेट उतारी और ग्रेनेड अपने सर पर रखकर अपने ऊपर स्टील हेलमेट रख ली और बड़े आराम से सीधा खड़ा हो गया। चंद सेकंड गुजरे तो ग्रेनेड होलनाक धमाके से फटा। कोई देख न सका कि जापानी कहाँ उड़ गया। उसके जिस्म के टुकड़े दूर दूर बिखर गए थे। एक जजीरे में तो इससे ज्यादा हैरान कुन मंजर देखने में आया। अमरीकी फौज ने वहां भी जापानियों पर गालिब आकर ऐलान किया कि हथियार डाल दो, लेकिन जापानियों की तरफ से गोलियां आती रहीं। उनके फायर से साफ पता चलता था कि उनकी नफरी बहुत थोड़ी रह गई है। आखिर जापानियों की तरफ से फायर बंद हो गया। अमरीकी फौजी ये जानते हुए कि जापानियों की ज्यादातर नफरी मारी गई है और उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही, जापानियों के मोर्चों के करीब नहीं जाते थे। वो डरते थे कि एक जापानी मशीन गन हाथ में लिए सामने आ जाएगा और मशीन गन के फायर से हमारे बहुत से आदमियों को मारकर एक गोली अपने आप को मार लेगा। उन जापानी मोर्चों में मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी हो गई तो अमरीकी फौज ने पेशकदमी की। करीब गए तो मोर्चे खाली थे और वहां जितने भी जापानी थे वो सब मरे पड़े थे। ये तो हो नहीं सकता था कि जापानियों की सारी नफरी मारी गई हो। वो बड़ा घना जंगल था जिसमें ऊंची और फैली हुई झाड़ियां भी थीं और ऊंची नीची टेकरियां भी थीं। अमरीकी दौड़ते हुए आगे गए थे, लेकिन उन्हें कोई जापानी फौजी नजर नहीं आ रहा था। 2-3 अमरीकी ऊंची टेकरियों पर चढ़ गए। उन्होंने अपने साथियों को ऊपर बुलाया और कहा कि वो तमाशा देखो। अमरीकी दौड़ते हुए ऊपर गए। उन्होंने समुंदर की तरफ देखा जो वहां से दूर नहीं था। जापान के जो फौजी बच गए थे वो समुंदर में आगे ही आगे चले जा रहे थे। वो पानी में चलते गए और पानी घुटनों से कमर और कमर से ऊपर होता गया। फिर जापानियों के सर बाहर रह गए और फिर सर भी गायब हो गए। ये कमोबेश 1,500 फौजी थे जिन्होंने अपने आप को समुंदर के हवाले कर दिया था। उनमें से किसी एक ने भी तैरने की कोशिश नहीं की, ना फिर उनमें से कोई पानी की सतह पर नमूदार हुआ। अब सुने कि बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और डिवीजन कमांडर हार जाने की सूरत में क्या करते थे। ये कमांडर जब देखते थे कि अब उनकी शिकस्त यकीनी हो गई है तो वो तमाम अफसरों को अगले मोर्चों से दूर पीछे किसी गार में या किसी ऐसी जगह जहां उन्होंने अपने हेडक्वार्टर बनाए हुए होते थे इकट्ठा करके बाकायदा एक तकरीब मुनाकिद करते थे। तमाम अफसर शराब का 1-1 या 2-2 घूंट पीते थे। कमांडर मुख्तसर सी तकरीर करता था जिसमें वो अपने उन सिपाहियों से जो मारे जाते थे माफ़ी मांगता था कि वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका। वो अपने शहनशाह से माफ़ी मांगता और एक छोटे साइज़ की तलवार जो हर बड़े अफसर के पास होती थी निकाल कर अपने पेट में उस मुकाम पर रख कर जहाँ पसली ख़त्म होती हैं, दोनों हाथों से तलवार अपने पेट में इतनी ज़ोर से उतार लेता था कि तलवार की नोक पीठ की तरफ से बाहर आ जाती थी। इस तरह कई एक सीनियर कमांडरों ने, जिनमें ब्रिगेडियर और जर्नैल शामिल थे, उन्होंने खुदकुशी की थी। जापानी अपने शहनशाह को सूरज का बेटा कहते थे और अब भी उनका अकीदा यही है कि उनका बादशाह सूरज का बेटा है। जंग अजीम वाला बादशाह हिरोहितो तकरीबन 2 साल गुजरे मर चुका है और अब उसका बेटा बादशाह है। जापान में जमहूरियत राइज है। इसके साथ उन्होंने अंग्रेज़ों की तरह बादशाह को भी रिवायती तौर पर साथ रखा हुआ है। जापानियों ने जंग के आखिरी दिनों में जज्बा हुब्बुल वतनी का ऐसा मुजाहिरा किया था कि सारी दुनिया को इंगश्ते बदनिदा कर दिया था। अमेरिका का बहरी बेड़ा बहुत ही बड़ा था। बहरी जंग में जापानी खास महारत रखते थे, लेकिन उनका बहरी बेड़ा अमेरिका के मुकाबले में कम था। फिर भी उन्होंने समुंदर में बड़ी दलेरी से मुकाबला किया। उनका बेड़ा जल्द ही तकरीबन ख़त्म हो गया। इस सूरत हाल में अमेरिका का बहरी बेड़ा बड़ी तेज़ी से जापान की तरफ बढ़ने लगा। जापानियों के पास इतनी बहरी ताकत रही ही नहीं थी कि अमेरिका के बहरी बेड़े को रोक सकते। एक रोज़ जापान की एयरफोर्स के एक आला अफसर ने अपने 24 लड़ाका हवाबाजों को बुलाया और उन्हें बताया कि अमेरिका के बहरी जहाज़ बड़ी तेज़ी से जापान की तरफ बढ़े आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए जापान के पास बहरी बेड़ा ना होने के बराबर है। उसने कहा कि अब एक ही तरीका है कि एक हवाबाज अपने हवाई जहाज़ को उड़ा ले जाए और हर हवाबाज अपने लिए एक अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ देख ले और उस पर गोते में जाकर अपना तैयारा बहरी जहाज़ की चिमनी पर क्रैश कर दे। उसने ये भी कहा कि मैं किसी को ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। मुझे ऐसे रज़ाकारों की ज़रूरत है जो अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दें। उसने कहा कि इधर एक जान जाएगी और उधर अमेरिका का इतना बड़ा जंगी जहाज़ तबाह हो जाएगा। मुझे एयरफोर्स के उस ऑफिसर का नाम याद नहीं रहा। वो सारी दुनिया में मशहूर हुआ था और दुनिया भर के जंगी वक़ाए निगारों ने उसे खराज तहसीन पेश किया था। उसने कहा था कि उसे रज़ाकारों की ज़रूरत है, लेकिन 24 के 24 हवाबाजों ने अपनी जानें पेश कर दी। किसी एक ने भी हिचकिचाहट का इजहार न किया। मैं तफसील से यह तरीका जंग या दिफा का यह हैरान कुन तरीका नहीं सुना रहा, मुख्तसर सी बात करता हूँ।
अगर मैं एक एक जापानी हवाबाज का वाकया सुनाऊं कि वो किस तरह जोशो खरोश से गए और उन्होंने किस तरह अमरीकी बहरी बेड़े की कमर तोड़ी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आप खून में उबाल सा महसूस करें। मुख्तसर यह कि इन 24 हवाबाजों ने अपने अपने तैयारे अमरीका के बहरी जहाज़ों पर क्रैश किए और अमरीकी बहरी बेड़े की पेशकदमी रुक गई। अमरीका के बमबार हवाई जहाज़ों ने जापान पर, खसूसन जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी कि शहर को मलबे का ढेर बना दिया था। जापान के चंद और बड़े शहरों का भी अमरीकी एयरफोर्स ने यही हाल किया था, लेकिन जापानियों के मोराल को ना तोड़ा जा सका। जर्मनी बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। यूरोप में जर्मनी ने तबाही मचा दी थी, लेकिन जर्मनी को आखिर हथियार डालना पड़े थे। जापानी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे थे।